नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज अफगानिस्तान से दो बड़ी खतरनाक खबरें आई हैं। पहली तो ये कि पंजशीर घाटी में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। हालांकि पता यह भी लगा कि तालिबान ने उन्हें चुनौती देने वाले अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह को बातचीत करके समझौता करने का न्योता दिया था। बात हुई भी, लेकिन फिलहाल नॉर्दर्न अलायंस ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है। वो तालिबान को कड़ी चुनौती दे रहा है, टक्कर दे रहा है। और इस बीच तालिबान ने यह खबर फैला दी कि अहमद मसूद ने तालिबान के साथ हाथ मिला लिया है। लेकिन अहमद मसूद ने बयान दिया, क्लियर किया कि वो पूरी तरह अमरुल्लाह सालेह के साथ हैं और आखिरी सांस तक पंजशीर की रक्षा करेंगे, यानी तालिबान को टक्कर देते रहेंगे। मतलब साफ है, फिलहाल पंजशीर में समझौते की संभावना नहीं है। तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस की जंग जारी है। और दूसरी बड़ी और खतरनाक खबर यह है कि अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने जेलों में बंद जिन आतंकवादियों को रिहा किया है, उनमें से 2300 आतंकवादी पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीमों से जुड़े हुए हैं। इन आतंकवादियों को तालिबान ने अमेरिकी फौज से लूटे हुए हथियार सौंप दिए हैं। और चिंता की बात है कि अफगानिस्तान की जेलों से छूटे इन दहशतगर्दों में से ज्यादातर अब पाकिस्तान पहुंच गए हैं। और ये भारत के लिए फिक्र की बात है। हालांकि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी सतर्क है, कॉन्फिडेंट है, सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। भारत के लिहाज से अफगानिस्तान में एक और बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ कि जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी, फंड दिए, हथियार दिए, तैयार किया, वो आतंकवादी जो अब तक अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते थे, जिन दहशतगर्दों के सिर पर अमेरिका ने 75 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है, अब वही आतंकवादी, वही दहशतगर्द तालिबान की सरकार में मंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। ये आतंकवादी तालिबान की तरफ से सरकार बनाने के नेगोशिएशंस में शामिल हैं। आज मैं आपको इन आतंकवादियों के चेहरे दिखाऊंगा, उनकी बैकग्राउंड बताऊंगा और उनकी बातें भी सुनवाऊंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हक्कानी नेटवर्क का एक्टिव रोल अफगानिस्तान में किस तरह पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इससे। ये तस्वीरें आप देखिए। भारत ने बड़े साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह के मुकाबले के तैयार है। आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने क्लियर किया कि अगर तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में भारत की तरफ से कोई टेरर एक्टिविटी हुई, अगर तालिबान ने भारत के खिलाफ दहशतगर्दी को हवा देने की कोशिश की, तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। तालिबान को करारा जवाब दिया जाएगा। Dealing with Afghanistan and Taliban and terrorism from that perspective is something which we are all together fighting the global war on terrorism. This is something which was announced many years ago. That side we have to ensure that we are prepared to fight all actions by the terrorist activities. Our nation is committed to ensure that we have a terrorist-free environment in this region. So as far as Afghanistan is concerned, we will make sure that any activity which is likely to flow out of Afghanistan and then find its way into India will be dealt with in the manner in which we are dealing with terrorism in our country. And I think if any other support can be forthcoming from the Quad nations in at least identifying the terrorists and getting some intelligence input to fight this global war on terrorism, I think that would be welcome. आपको याद होगा, पिछले हफ्ते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 3 आतंकवादी संगठनों के नाम लिए थे: जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हक्कानी नेटवर्क। तीनों का जिक्र अफगानिस्तान में बदले हालात के संदर्भ में किया गया था। जैश-ए-मोहम्मद के जो आतंकवादी अफगानिस्तान की जेलों से छूटकर पीओके में पहुंचे हैं, उनकी तस्वीरें मैंने आपको आज की बात में दिखाई थी। किस तरह से वहां अंधाधुंध फायरिंग करके इन दहशतगर्दों का वेलकम किया जा रहा था, वो भी मैंने आपको दिखाया था। इसीलिए जनरल बिपिन रावत ने कहा कि खतरे की आशंका है, लेकिन खतरे से निपटने की तैयारी भी पूरी है। आज जो तस्वीरें आई, जो खबरें आई, वो और भी खतरनाक है। असल में हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान ने फंडिंग करके बनाया। पाकिस्तान ने ही हक्कानी नेटवर्क के टॉप कमांडर्स को 20 साल तक पेशावर में पनाह देकर जिंदा रखा।
अब पाकिस्तान उसी हक्कानी नेटवर्क का अफगानिस्तान की सरजमी से भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और आज इसके संकेत मिले। अफगानिस्तान में अभी सरकार बनी भी नहीं है। कौन टॉप लीडर होगा, कौन चार्ज संभालेगा, तालिबान ने यह नहीं बताया है, लेकिन यह तय हो गया कि वहां जो पाकिस्तानी आतंकवादी यूएन और अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं, तालिबान ने जिस शख्स को इंटीरियर मिनिस्टर यानी होम मिनिस्टर बनाने की तैयारी की है, तालिबान जिसे काबुल की सिक्योरिटी का जिम्मा सौंपना चाहता है, वो अमेरिका के मोस्ट वांटेड टारगेट में से एक है, प्राइम टारगेट में से एक है। उसके सिर पर आज भी अमेरिका ने 37 करोड़ का इनाम घोषित किया हुआ है। लेकिन ये आतंकवादी जिनके सिर पर इतना बड़ा इनाम है, खुलेआम काबुल में घूमते दिखाई देंगे। और मजे की बात है कि इनके साथ जो तालिबान के लड़ाके हैं, वो अमेरिकी सैनिकों की यूनिफॉर्म में दिखाई देंगे। जो शख्स आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो उस हक्कानी नेटवर्क का टॉप कमांडर है जो पाकिस्तान से ऑपरेट होता है, जिसका सबसे बड़ा ठिकाना पाकिस्तान के पेशावर में है। लेकिन ये तस्वीरें पेशावर की नहीं हैं, ये तस्वीरें काबुल की हैं। अब तक इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने पेशावर में छुपा कर रखा था, लेकिन अब बदले हालात में ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट काबुल में खुलेआम घूम रहा है। इसका नाम है खलील रहमान हक्कानी। ये हक्कानी नेटवर्क को शुरू करने वाले जलालुद्दीन हक्कानी का भाई है और फिलहाल हक्कानी नेटवर्क के चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी का चाचा है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क के कम से कम 6000 आतंकवादियों को तालिबान की मदद के लिए अफगानिस्तान में भेज दिया है और खलीलुर रहमान हक्कानी इनका ऑपरेटिंग कमांडर है। बड़ी बात यह कि तालिबान ने खलीलुर रहमान हक्कानी को काबुल का सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि काबुल का यह सिक्योरिटी इंचार्ज खलीलुर रहमानी मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। अमेरिका ने 2011 में इसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। यह आज भी उस लिस्ट में है। और आपको बता दूं कि इस पर जो इनाम है वो कोई छोटा मोटा नहीं है, $5 मिलियन, यानी इसकी जानकारी देने वाले को 37 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान अमेरिका ने किया हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं, जो अमेरिकी फोर्सेस पिछले कई साल से इस आतंकवादी को ढूंढ रही थी, वो काबुल एयरपोर्ट से कुछ ही मिनटों की दूरी पर मौजूद है। वो एयरपोर्ट जहां अमेरिकी फोर्स मौजूद है, यूएस आर्मी के जवान तैनात हैं, स्पेशल कमांडोज एक्टिव हैं, लेकिन अमेरिका अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तालिबान से उसका पीस अकॉर्ड है। 31 अगस्त तक तालिबान काबुल एयरपोर्ट के अंदर नहीं जा सकता, जबकि अमेरिका इसके बाहर एक्शन नहीं कर सकता। इसलिए खलील हक्कानी जैसा आतंकवादी खुलेआम काबुल की सड़कों पर टहल रहा है, न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू दे रहा है। और हैरानी की बात यह कि हक्कानी नेटवर्क का यह आतंकवादी दुनिया को बार बार यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अब तालिबान तो बदल गया। एक इंटरव्यू में तो खलील रहमानी ने दावा किया कि नॉर्दर्न अलायंस के लीडर अहमद मसूद तालिबान के साथ आना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लुसिना पड़ता का शुक्र हो बताई अहमद मसूद शहीद मसूद अतल कहरमान कमांडर जाए नन अहमद मसूद सराद टुल का भी। खलील हक्कानी का यह दावा झूठा निकला और यह बात खुद अहमद मसूद ने कही। अहमद मसूद ने क्लियर कर दिया कि वो अमरुल्लाह सालेह के साथ हैं और आखिरी सांस तक पंजशीर के लिए लड़ेंगे। अफगानिस्तान में कौन क्या कह रहा है, कौन किसके साथ है, हमारे लिए यह ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन हमारे लिए अफगानिस्तान में पाकिस्तान का ओवर एक्टिव होना, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों का सरकार में दखल देना, यह चिंता की बात है, क्योंकि पाकिस्तान इन्हीं आतंकवादियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अफगानिस्तान में हालात बदले हैं। जो शख्स कुछ दिन पहले अफगान फोर्सेस और अमेरिकी सेना की हिट लिस्ट में था, आज वो खुलेआम घूम रहा है। ऑटोमेटिक राइफल लेकर शांति की, पीस की, समझौते की बातें कर रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, खलील हक्कानी इस नेटवर्क का टॉप कमांडर है। ये तालिबान के लिए पैसा उगाही का काम करता है और फिर ये पैसा तालिबान में नेटवर्क को भेजता है। इसकी कारस्तानी की पूरी डिटेल्स
अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मौजूद हैं। 2010 में तालिबान के लड़ाकों को लोगार प्रोविंस में फंड मुहैया करवाया। अमेरिकी ट्रेजरी के डिपार्टमेंट के मुताबिक खलील हक्कानी का अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों से बड़ा कनेक्शन है। वो अल कायदा के टेरर ऑपरेशंस में शामिल रह चुका है। अमेरिका ने 9 फरवरी 2011 को खलील हक्कानी को आतंकी डिक्लेयर किया। इस पर $50 लाख का इनाम घोषित किया था। लेकिन जब तक अफगानिस्तान में अमेरिका की फौज रही, तब तक पाकिस्तान ने इस आतंकवादी को छुपा कर रखा था, अमेरिकी फोर्सेस के सामने नहीं आने दिया था। अब जब अमेरिका ने रिट्रीट कर लिया, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया, तो खलील हक्कानी ने अपना बेस पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान से हटाकर काबुल में शिफ्ट कर लिया। जो शख्स कुछ दिन पहले तक जान बचाकर घूम रहा था, आज अफगानिस्तान में बैठकर तालिबान के राज में सबको माफी का ऐलान कर रहा है। अशरफ गनी वो त्यारा लेकर बाहर चले गए। तालिबान के बड़े सख्त मुखालिफ हैं अमरुल्लाह साले, मुहिब, हमदुल्ला मुहिब। तो इन लोगों के बारे में आपकी पॉलिसी क्या होगी? अल्हम्दुलिल्लाह, उसके पहला तो मेरे दुश्मनी नहीं, अभी तो नहीं है। मेरी दुश्मनी दिन की वजह, इस्लाम की वजह, अफगानिस्तान के इश्गाल की वजह, जो सलीबीन क़ुव्वत सुपर ताकत यहूद इधर आया था, इस वजह उसका हमने दुश्मनी था। उसके ज़रिए सारे अफगानों के कोई दुश्मनी नहीं। उसके मेरे इमारत इस्लामी से हमारा पूरा आप आए। अच्छा, आप अशरफ गनी को और इन तमाम एलिमेंट्स को कह रहे हैं कि वो आ सकते हैं? बिल्कुल, कब आता है, मेरे तरफ से माफ़ है, हमारा भाई है। सब बड़ा छोटा रईस तो हो और छोटा सेक्रेटरी तो हो, और सब अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो फौजी हो, जो जनरल हो, जो वज़ीर हो, सारे मेरे तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। आप अवामी आला पक देने वो हम दे जाइए। दहशतगर्दी के सरगना की बातों का कोई सिर पैर नहीं है। यह बता रहा है कि तालिबान ने सबको माफ कर दिया है। एक दूसरे इंटरव्यू में खलील हक्कानी ने कहा कि अब्दुल गनी और दूसरे नेताओं से सारी बात हो चुकी है। अब्दुल गनी के भाई ने तालिबान का साथ देने का फैसला किया है। पंचशीर से भी अमरुल्लाह साले से बात हो रही है, वहां भी जल्दी ही पीस होगी, शांति होगी। हम ये हिमायत ऐलान को तालिबान के नौजवानों को मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अशरफ गनी के भाई हशमत गनी ने तालिबान का सपोर्ट करने का फैसला किया है, तालिबान के प्रति वफादारी निभाने का वादा किया है। हम तो इस वक्त अफगानिस्तान समेत पंजशीर के लीडर से भी बात कर रहे हैं ताकि इस खून खराबे और जंग का अंत किया जा सके। मैं यकीन दिलाता हूं कि अफगानिस्तान की जनता की अनदेखी नहीं की जाएगी। हम दुनिया से मांग करते हैं कि तालिबान को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज आएं, पैनिक ना फैलाएं, क्योंकि इस्लामिक अमीरात की पॉलिसी बदला लेने की नहीं है। इस्लामी अमीरात ने सब लोगों को माफ कर दिया है, उन्हें भी माफी दे दी है जिन्होंने हमारे भाइयों को मारा था। पिछले 20 साल में जो कुछ हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत कर रहे हैं। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सबको माफ कर दिया। पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंचे आतंकवादी जो खुद को अब शांति का दूत बता रहे हैं, अमन व अमान का पैरोकार बता रहे हैं, असलियत में दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। और मुश्किल यह है कि इस तरह के 6000 आतंकवादी पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेजे गए हैं। खलील हक्कानी के अलावा तालिबान में इस वक्त पाकिस्तान के हक्कानी नेटवर्क के जो आतंकवादी एक्टिव हैं, उनमें अनस हक्कानी का नाम भी सामने आया है। अनस हक्कानी सिराजुद्दीन हक्कानी का भाई है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया में ऑपरेट करता है और तालिबान के कब्जे के बाद अब काबुल में नेशनल रिकंसिलिएशन काउंसिल के मेंबर से मुलाकात कर रहा है। अफगानिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट हामिद करजई और अब्दुल्ला समेत अफगानिस्तान के दूसरे नेताओं से इसकी मुलाकात हो चुकी है। यह वही अनस हक्कानी है जिसे अफगान फोर्सेज ने 2014 में गिरफ्तार किया था। यह हक्कानी नेटवर्क के लिए स्ट्रेटेजी और फंड रेजिंग का काम करता है। विरोधियों पर हमला, उनकी किडनैपिंग के लिए यह बदनाम रहा है। 2016 में इसे मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2019 में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ अफगानिस्तान के 2 प्रोफेसर्स को छोड़ने के बदले 2 तालिबानी कमांडर्स के साथ इसे भी छोड़ दिया गया था। इसके बाद अनस हक्कानी दोहा चला गया था और तालिबान के पॉलिटिकल ग्रुप का हिस्सा बन गया। चौंकाने वाली बात यह है कि अब सिराजुद्दीन हक्कानी के भी काबुल में होने की खबर है। सिराजुद्दीन हक्कानी
पाकिस्तान से चलने वाले इस आतंकी संगठन का चीफ है। तालिबान के लिए पैसों और लड़ाकों का इंतजाम करता रहा है। अफगानिस्तान में कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। 2008 में काबुल में 5 स्टार होटल में बॉम्बिंग हो या फिर 2012 में खोस्त में अमेरिका की आर्मी बेस पर हमला, इन सब के पीछे सिराजुद्दीन हक्कानी का हाथ था। 2017 में काबुल में जर्मन एम्बेसी के पास जो आत्मघाती हमला हुआ था, फिदाइन अटैक हुआ था, उसका मास्टरमाइंड भी सिराजुद्दीन हक्कानी था। अमेरिका और यूएन ने सिराजुद्दीन हक्कानी को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। अमेरिका ने सिराजुद्दीन हक्कानी पर $10 मिलियन यानी 74 करोड़ डॉलर का इनाम रखा है। लेकिन अब सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान में मुल्ला बरादर के बाद सबसे पावरफुल लीडर बन गया है और पाकिस्तान के साथ इनका क्या कनेक्शन है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आपको हो जाएगा। इन तस्वीरों में अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद खुद तालिबान के नंबर 2 लीडर मुल्ला बरादर से मिले थे और दोनों ने एक साथ नमाज अदा की थी। तालिबान के साथ रिश्ते, हक्कानी नेटवर्क का भारत के खिलाफ इस्तेमाल, ये सब बातें हमारे लिए शायद नहीं हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। आज मैं आपको इनके बारे में डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यह समझ आ जाए कि तालिबान को ऑक्सीजन पाकिस्तान से ही मिलती है। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान तो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का ब्रेन चाइल्ड है। अब तक ये बात पाकिस्तान में लोग पब्लिकली नहीं कहते थे, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लोग खुलकर कह रहे हैं कि अब अफगानिस्तान में वही होगा जो पाकिस्तान चाहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा तो आईएसआई और पाकिस्तान की फौज ने करवाया। पाकिस्तान की आईएसआई ने तमाम वॉरलॉर्ड्स को मजबूर किया और उनके साथ ऐसी नेगोशिएशंस की कामयाबी के साथ कि वो सारे तालिबान का हिस्सा बन गए, उनके साथ मुआहदा कर दिया। फिर ये इल्ज़ाम भी पाकिस्तान की आईएसआई के ऊपर लगाया जा रहा है, इल्ज़ाम कह लें या तमगा कह लें, वो दिया जा रहा है कि बड़ी कामयाबी से इन्होंने अफगान फौज को हथियार डालने के लिए आमादा किया, अफगान जर्नैलों को साइड पे हटने के लिए आमादा किया, अफगान हुकूमत के अंदर नकब लगाई, अशरफ गनी को अकेला करके भागने पर मजबूर किया और बगैर किसी लड़ाई के तालिबान को पूरा अफगानिस्तान पे आज जो कब्जा है उसके पीछे अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है, क्योंकि तालिबान की अपनी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी अनाउंस्ड नहीं है, तो इंडियंस का यह मानना है या पाकिस्तान के मुखालिफिन का यह मानना है कि इसके पीछे जो ब्रेन है वो आईएसआई का है। आज पाकिस्तान की इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, आने वाले खतरे को भांपना जरूरी है। अब पाकिस्तान की मदद से सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान की सुप्रीम काउंसिल में शामिल हो चुका है, लेकिन तालिबान में अफगानिस्तान में जिन लोगों को मंत्री बनाया है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, और ये एक एक नाम चौंकाने वाला है। तालिबान ने अपने पुराने कमांडर्स को एजुकेशन, फाइनेंस और इंटेलिजेंस जैसे पोर्टफोलियो बांट दिए हैं। तालिबान की कैबिनेट में अब्दुल कयूम जाकिर को अफगानिस्तान का एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर बनाया है। 48 साल का अब्दुल कयूम तालिबान के सबसे खूंखार आतंकवादियों में से एक है। अफगानिस्तान के हेलमांड प्रोविंस में जन्मा कयूम अलीजोई कबीले से है, पश्तून है। ये आत्मघाती हमलों का एक्सपर्ट है। नेटो फोर्सेस पर हमले का मास्टरमाइंड रह चुका है। सड़क पर आईडी प्लांट कैसे करना है, गाड़ियों में बारूद भरकर उसे कैसे ब्लास्ट कराना है, कयूम इसकी ट्रेनिंग तालिबान के लड़ाकों को देता रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका जिन खूंखार कैदियों को क्यूबा की ग्वांटानामो के जेल में रखना था, उनमें अब्दुल कयूम भी रहकर आया है। 2001 में अमेरिका ने इस तालिबानी आतंकवादी को पकड़ा था। इसके साथ मोहम्मद नबी ओमरी को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसे अब खोस्त प्रांत का गवर्नर बनाया गया है। 12 साल ये दोनों अमेरिका की कैद में सजा काट चुके हैं। बाद में अमेरिकी सैनिकों के बदले इन दोनों को अमेरिका ने रिलीज कर दिया था। अफगानिस्तान के नए इंटीरियर मिनिस्टर का नाम है इब्राहिम सद्र। इब्राहिम सद्र तालिबान का बड़ा कमांडर है, अल कैदा का बेहद करीबी माना जाता है। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक इब्राहिम सद्र तालिबान का यह कमांडर कंधार प्रोविंस से ताल्लुक रखता है,
लेकिन इसने अपना बेस पाकिस्तान के पेशावर को बना लिया था। यहीं से वो तालिबानी लड़ाकों को कंट्रोल करके अफगानिस्तान में हमले के लिए ट्रेनिंग देता है। नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान में अफगान फोर्सेस पर जो हमले हुए, उनके पीछे इब्राहिम सदर का हाथ है, ये अमेरिकन डॉक्यूमेंट में दर्ज है। इसी तरह लगमन, नंगरहार और कोनार जैसे प्रोविंस में भी उसने तालिबान के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी। इब्राहिम सदर अफगानिस्तान में तालिबान की पिछली सरकार में डिफेंस डिपार्टमेंट का हेड था। वो तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर और अख्तर मंसूर का करीबी रहा। काफी दिन तक वो पेशावर में एक मदरसे में रहा। बाद में वो अफगान और यूएस आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देने लगा। 2014 में वो तालिबान का मिलिट्री चीफ बन गया। हालांकि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि इब्राहिम सदर ने अपनी एक अलग फोर्स बनाई हुई है जो तालिबान की सुप्रीम काउंसिल का भी हुक्म नहीं मानती। कुछ दिन पहले इस फोर्स को तालिबान ने बैन कर दिया था, लेकिन तालिबान ने अंदरूनी बगावत ना हो इसके लिए इब्राहिम सदर को अलग मोर्चा खोलने से रोका और इस बार उसे तालिबान की नई सरकार में अफगानिस्तान का होम मिनिस्टर बनाया गया है। लेकिन यह वो शख्स है जिसे अमेरिका कई सालों से ढूंढ रहा था। अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में इसका नाम है। तालिबान ने अफगानिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर अब्दुल बाकी बारी के नाम पर मोहर लगाई है। यह वो दहशतगर्द है जो तालिबान के लिए पिछले 20 साल से मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहा था। तालिबान के साथ अल-कायदा को भी फंडिंग करता रहा है। यह वो शख्स है जिससे उसामा बिन लादेन ने खुद डील किया था और ओसामा के लिए इसने अफगानिस्तान में सैटेलाइट ऑफिस तैयार करवाया था। तालिबान के लिए अब्दुल बाकी तो तालिबान बैंक के नाम से मशहूर है। मार्च 2006 में पाकिस्तान के अखबार में खुलासा किया था कि अब्दुल बाकी की तलाश इंटरपोल कर रही है। पता तो यह चला है कि यह शख्स तालिबान की शरिया कोर्ट में डिप्टी है और जलालाबाद हमलों का मास्टरमाइंड है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 12 साल के ऊपर की लड़कियों के लिए स्कूल का दरवाजा बंद करने के पीछे इसी दहशतगर्द का हाथ था। और मैं आपको बता दूं कि तालिबान ने नजीबुल्लाह को अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ के तौर पर अपॉइंट किया है। यह तालिबान का मिलिट्री इंटेलिजेंस कमांडर रहा है। तालिबान के कई विरोधियों की हत्या का आरोपी है। नजीबुल्लाह को अफगानिस्तान का जल्लाद भी कहा जाता है। काबुल समेत अफगानिस्तान में कई आतंकी हमलों की प्लानिंग में यह शामिल रहा है। तालिबान ने गुल आगा इसकजाई को अफगानिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है। वो तालिबान के फाइनेंस कमीशन का चीफ है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में टैक्स के नाम पर लोगों से वसूली करता था। कंधार में सुसाइड बम धमाकों के लिए भी गुल आगा इसकजाई फंड का इंतजाम करते थे। ये अमेरिका की हिट लिस्ट में था, लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का अहम हिस्सा बना है। यूएस, यूएन, ईयू ने इस पर पाबंदी लगाई हुई है। वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान के सरकारी बैंक में पैसा है नहीं, लेकिन फिर भी तालिबान ने अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर के तौर पर हाजी मोहम्मद इदरीस को चुना है। इसका बैकग्राउंड भी तालिबान के दूसरे कमांडर्स जैसा ही है। यह भी तालिबान के लिए हफ्ता वसूली और पैसा वसूली का काम किया करता था। हकीकत है और हमें अब इसका इतराफ़ कर लेना चाहिए। और हकीकत यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने अफ़गानिस्तान में दूसरी दफ़ा दुनिया को ये बावर किया है कि अगर इस फ़ौज के पास वसाइल हों और अगर इस फ़ौज की हिकमत अमली पर अमल किया जाए तो फिर आप आम जो लड़ने वाले हैं और जो जिनके पास सिर्फ बंदूकें हैं, छोटी छोटी राइफ़ल्स हैं, उनसे भी आप दुनिया की सुपर पावर्स को हरा सकते हैं। तालिबान ऐसा कोई, मैंने जैसे अर्ज़ की ना, कोई ऐसी तहरीक नहीं है। बेसिकली ये हमारी जो रियासत है, पाकिस्तानी रियासत है, ख़ुसूसन पाकिस्तानी फ़ौज, ये उनका एक प्रोजेक्ट है अफ़गानिस्तान के लिए। और बुनियादी फ़ैसले वो नहीं करते, बुनियादी फ़ैसले यहाँ होते हैं पाकिस्तान में। और एक पैरेलल स्टेट या एक मतवाज़ी रियासत जो है वो कोयटा में बैठी रही है, आपको पता है 10-15 साल से, पिछले साल से यहीं पे हैं। दोहा से भी यहाँ से हिदायत लेने के आते हैं ना, आपको ने देखा होगा डेलीगेशन, वो कहते हैं सलाम मशवरे के लिए जा रहे हैं, यहाँ आते हैं, वो अफ़गानिस्तान तो नहीं जाते हैं। अफगानिस्तान में जो सरकार बनी है उसके बारे में, तालिबान के इरादों के बारे में, तालिबान की ताकत के बारे में जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ शायद कोई और आपको नहीं बताएगा। ये साफ है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान आतंकवादी सरकार चलाएंगे
और पाकिस्तान इस बात से काफ़ी खुश है। पाकिस्तान को लगता है कि वो इन आतंकवादियों के जरिए अफगानिस्तान में भारत के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाएगा, अफगानिस्तान की इस सरजमी का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ करेगा, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क का इस्तेमाल भारत में दहशतगर्दी के लिए करेगा। लेकिन तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के कमांडर कह रहे हैं कि वो बदल गए हैं, वो अमन चैन कायम करना चाहते हैं, अब खून खराबा नहीं चाहते। लेकिन इस पर कौन यकीन करेगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं ये सब दिखावा है, झूठ है, धोखा है, फरेब है और यह हकीकत भारत की सरकार को अच्छी तरह जान लेनी चाहिए, हमारी फोर्सेस को जान लेनी चाहिए। लेकिन इसीलिए शायद आज जनरल बिपिन रावत ने कहा कि तालिबान के बारे में किसी को कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। ये 20 साल पहले वाला तालिबान है और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज, न्यूज़ रिपोर्ट्स, अफगानिस्तान से आने वाली तस्वीरें इस बात को कंफर्म करती हैं कि तालिबान न बदला है न बदलेगा। All that I would say is everything that has happened was something that had been anticipated. Only the timelines have changed. So as from the Indian perspective, we were anticipating a Taliban takeover of Afghanistan. We were concerned about how the terrorist activity from Afghanistan could overflow into India. And so to that extent, our contingency planning had been ongoing and we are prepared for that. Yes, the timelines have certainly surprised us because we were anticipating this thing happening maybe a couple of months down the line, but it is pretty much the same. It is the same Taliban that was there 20 years ago. The news reports and reports from the expats who have come from there are all telling us the kind of activities that Taliban is into. All that has happened is that the partners have now changed. It is the same Taliban with different partners. जनरल बिपिन रावत की बात बिल्कुल सही है। तालिबान न बदला है न बदलेगा। तालिबान के सिर्फ पार्टनर्स बदले हैं। तालिबान और पाकिस्तान का नाता काफी पुराना है। तालिबान और आईएसआई आज साथ नहीं आए, यह सिलसिला पिछले 10 साल से लगातार चल रहा है। अमेरिका के पीछे हटने के बाद इनकी हिम्मत और बढ़ सकती है। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार, पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकवादियों की इसमें हिस्सेदारी भारत के लिए मुसीबत बन सकती है। हक्कानी नेटवर्क का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए किया जाएगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान कभी कश्मीर की बात करेगा, कभी भारत में मुसलमानों पर जुल्म की बात करेगा, लेकिन जिन दहशतगर्दों के नाम पर यह बात की जाएगी उनकी असलियत आज पूरी दुनिया जान गई है। भारत के लोग भी इन बातों को अच्छी तरह समझते हैं। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान को अपना घर भी देखना पड़ेगा। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन ऑपरेट कर रहे हैं जिन पर किसी का कोई बस नहीं है। अफगानिस्तान की जेलों से जो आतंकवादी छूटे हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में शामिल थे, जो पाकिस्तान के बरखिलाफ है। जहां तक तालिबान का सवाल है, उसके लिए भी अफगानिस्तान में सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। अफगानिस्तान में 14-15 अलग अलग कबीले हैं, हर एक की अपनी अपनी ताकत है, हर एक की अपनी अपनी फौज है। इनमें से कई ऐसे हैं जो पाकिस्तान के आईएसआई और हक्कानी नेटवर्क के सताए हुए हैं, कई ऐसे हैं जो मौका मिलते ही तालिबान को टक्कर देंगे। आज भी पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस तालिबान को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। पिछले 4 दिनों से तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच पंजशीर घाटी के पास जबरदस्त जंग चल रही है। नॉर्दर्न अलायंस के लीडर्स का दावा है कि यहां तालिबान को काफी नुकसान पहुंचा है, उसके 300 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। लेकिन तालिबान ने 2 दिन पहले कहा था कि उसने पंजशीर के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। लेटेस्ट अपडेट यह है कि नॉर्दर्न अलायंस ने बगलान प्रोविंस में तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अंदराब में इस वक्त जबरदस्त लड़ाई चल रही है। यहां तालिबान ने अपनी तोप और अपनी फोर्स तैनात की है, क्योंकि पंजशीर की सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सरहद बगलान से ही मिलती है। तालिबान को लगता है कि बगलान पर पूरी तरह कब्जा करके वो अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद के लड़ाकों की कमर तोड़ सकता है। लेकिन जो लोग पंजशीर को अच्छी तरह जानते हैं, अफगानिस्तान की टेरेन को समझते हैं, जो एक्सपर्ट्स वहां काम कर चुके हैं,
उनका कहना है कि पंजशीर तक पहुंचना तालिबान के लिए टेढ़ी खीर है। ये पूरा इलाका नॉर्दर्न अलायंस के लिए किसी किले जैसा है, एक फोर्ट जैसा है। ऊंची पहाड़ियों पर नॉर्दर्न अलायंस की फौज है और तालिबानी फाइटर्स नीचे की तरफ है। इसलिए तालिबान के लिए इस इलाके पर कब्जा करना आसान नहीं होगा। वैसे एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि तालिबान इस बात को जानता है कि पंजशीर में कब्जा करना बहुत मुश्किल काम है और अमरुल्लाह सलेह ये जानते हैं बदले हालात में तालिबान को लंबे वक्त तक रोकना आसान नहीं होगा। इसलिए देर सवेर तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच समझौता हो सकता है। अब अपने देश की सियासत का हाल देख लेते हैं। आज महाराष्ट्र पुलिस के तमाम विरोध के बाद, उद्धव ठाकरे की तमाम कोशिशों के बाद भी नारायण राणे को हाईकोर्ट ने राहत दे दी। रायगढ़ पुलिस ने जो केस दर्ज किया उस पर तो राणे को कल रात ही जमानत मिल गई थी। आज हाईकोर्ट में नासिक में राणे के खिलाफ दर्ज मामले में कार्रवाई पर 17 सितंबर तक के लिए रोक लगा दी गई। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद नारायण राणे ने अपने तेवर दिखाए। राणे ने मीडिया से बात की, कहा बॉम्बे हाई कोर्ट और महाराष्ट्र कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया है। इससे साबित होता है कि सच का राज कायम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राणे अपने पुराने परिचित अंदाज में दिखाई दिए, लेकिन इस बार शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर किया, क्योंकि कोर्ट ने राणे से कहा कि वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जिससे माहौल खराब होने का अंदेशा हो। राणे ने कहा कि उन्हें कल पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया था, वो तो पुलिस के रिक्वेस्ट पर अपनी गाड़ी से कोर्ट गए थे। हमारी जो जन आशीर्वाद यात्रा है ना, और उनको प्रतिसाद जो मिला जिस तरह, वो बहुत लोगों को देखा नहीं गया, इस वास्ते ये चला है। अभी भी कोर्ट में 17 सितंबर को एक केस आगे चलने वाली है। तब तक एक केस के बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं। कानूनी व्यवस्था है, वो सेक्शन के मुताबिक मेरे को वहाँ से बोला कि कोर्ट में आपको हाजिर करना है। अरेस्ट भी रेस्ट तब तक कोर्ट में जाने तक मार तक मेरे को किसने अरेस्ट नहीं किया। उनकी रिक्वेस्ट पर मैं कोर्ट में गया। बिल्कुल नहीं, मेरे गाड़ी से गया। नंबर दो, अभी है। हाँ, मैं मर्द हूं और अभी भी हूं, ये नारायण राणे की तेवर है। हालांकि राणे ने बार बार कहा कि शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे की सरकार उनके खिलाफ कितने भी केस दर्ज करा ले, लेकिन इससे न उनका जोश कम होगा न कार्यकर्ताओं का। राणे ने कहा कि आप किसी भी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है जो उन्हें रोक सके। लेकिन जब हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने नारायण राणे से पूछा क्या वो शिवसेना को मुंहतोड़ जवाब देंगे, तो राणे ने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से जवाब दिया। एक कागज दिखाया जिसमें वो सारे शब्द लिखे थे जिन्हें बोलने से कोर्ट ने मना किया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के मार्फत वातावरण यहाँ बनने नहीं देंगे। क्या इसके आगे आप उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे, क्योंकि ऑफेंस उतना सीरियस है क्या, ऐसा आपके पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं? देखिए, कोर्ट ने मुझे क्या कहा, मुंह तोड़ शब्द नहीं बोलने को कहा है। तो आप अभी सवाल ही मत पूछना। नेक्स्ट टाइम सर, मोदी जी से इसको लेकर कोई बात हुई है घटना के ऊपर कि जिस तरह से शिवसेना नहीं, क्या हम निपटने के लिए समर्थ है तो क्यों बात करने का। हमें पूछा गया कैसा चल रहा है, बोला अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है यात्रा, कोई दिक्कत है नहीं। महाराष्ट्र में यात्रा हम लोग इतने घूमे, कुछ दिक्कत नहीं हुआ। और ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसकी इस तरह हमें रोका जाए, ऐसी ताकत नहीं है। राणे राजनीति के मैदान के बड़े उस्ताद हैं। किसको कब क्या कहना है, कैसे जवाब देना है, ये बहुत अच्छी तरह उन्हें आता है। कोर्ट ने दूसरों के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि अगर किसी ने पहले कुछ कहा है तो वो उसे ना बताएं, उसे ना दोहराएं। इसलिए आज राणे उन बयानों की लिस्ट लेकर आए थे जो पहले उद्धव ठाकरे ने दूसरे नेताओं के बारे में दिए थे। इनमें एक वो बयान है जिसमें उद्धव ने योगी आदित्यनाथ को चप्पल से मारने की बात कही थी। हे महाशय काय बोलले महाशय, म्हणजे चांगले आहे ना महाशय मुख्यमंत्री, ते असं म्हणाले
सेना भवन बद्दल अशी कोण भाषा करेल त्याचं थोबडं तोडा, आदेश दिले. हा क्राईम नाही, 120 बी होत नाही. पत्रकारने मला शिकवावं, त्यांना अभ्यास ना कायद्याचा किती आहे शिकवावं, नाही तर मी वकीलच डाव्या बाजूला घेऊन बसलोय. सांगा मला. दुसरं एक वाक्य आहे योगी साहेबांबद्दल, हेच मुख्यमंत्री पुरी बोलले होते. हा योगी आहे की ढोंगी, चपलाने मारले पाहिजे. सुसंस्कृतपणा. पवार साहेब याला मुख्यमंत्री केलं, त्याला सुसंस्कृतपणा बघा. अब चूंकि शिवसेना ने राणे के बयान को मुद्दा बनाया, केंद्र सरकार के मंत्री को गिरफ्तार करवा दिया, तो अब बीजेपी कह रही है कि अब सारे के सारे पुराने बयानों की बात होगी. और चूंकि शुरुआत शिवसेना ने की है, महाराष्ट्र सरकार ने की है, तो बीजेपी कहती है कि वो इसका जवाब देगी और इसके लिए उन्होंने पूरा सामान जुटा लिया है. अब उद्धव ठाकरे के लिए उनके करीबी मंत्री महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब का वीडियो मुसीबत बन सकता है, क्योंकि यह दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में अनिल परब पुलिस को नारायण राणे को गिरफ्तार करने का निर्देश देते हुए सुनाई दे रहे हैं. इस वीडियो के आधार पर बीजेपी नेताओं ने अनिल परब के खिलाफ नाला सोपारा पुलिस थाने में शिकायत की है और अनिल परब के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है. अनिल परब के जिस वीडियो पर इतना हंगामा हो रहा है उसका एक हिस्सा मैं आपको सुनवा देता हूं. काय करताय तुम्ही लोक? नाही पण ते करावं लागेल तुम्हाला, कारण तुम्ही नाही पण ते तुम्ही आता काय म्हणजे त्याचे काय घेताय की नाही ताब्यामध्ये? ऑर्डर कसली मागतायत ते? नाही ऑर्डर कसली मागतायत ते ऑर्डर कसली मागतायत? अहो कोर्टाने दोन्ही दे काय ते तुम्ही हायकोर्ट ते येणार नाही कॉन्फिडन्समध्ये. हायकोर्ट आणि सेशन्स कोर्ट दोघांनी नाकारलेले आहे त्यांचा जामीन. पण मग घ्या ना, थोडी पोलीस फोर्स वापरून करा द्या. अहो वेळ लागणार तोपर्यंत ते कोर्टबाजी चालू जाणार त्याची. ठीक है, ओके. इस वीडियो का एक हिस्सा और भी है. पुलिस अफसर से बात करने के बाद अनिल परब फोन काट देते हैं और इसके बाद उनकी बगल में बैठे शिवसेना नेता भास्कर जाधव पूछते हैं क्या राणे अरेस्ट हो गए. इस पर अनिल परब बताते हैं कि नहीं, अभी पुलिस राणे को अरेस्ट करने गई है और वहां राणे समर्थक ऑर्डर की कॉपी मांग रहे हैं. कोणाला? तो घरात बसला आहे, पोलिसांनी करायला एवढा घातला. आता आतमध्ये गेले तर पोलिसांची त्यांच्या कार्यकालाबरोबर ती धक्काबुक्की झाली. आता पोलीस ओढून बाहेर काढतात एकेकाला. हां ते काढतात. मला अजून याची माहिती पूर्ण मिळालेली नाही आहे, त्यामुळे मी आता ऑफेंड तुम्हाला सांगू शकत नाही अटक झाली की नाही. नारायण राणे ने कहा जिस तरह अनिल परब इस वीडियो में बात कर रहे हैं उससे साफ है उनके खिलाफ साजिश हुई है, इसलिए वो अनिल परब के खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे. कानूनी व्यवस्था संभाल रहा हो. अभी उनके सरकार में कितने अच्छे लोग हैं, किसको बलात्कार के बारे में केस दर्ज होने के बाद निकाल डाला है, किसको अभी पुलिस पकड़ने निकले हैं. सब बहुत ही अच्छा काम चल रहा है. उसके बारे में या खुद अनिल परब के बारे में जो कुछ आ रहा है ना, जांच हो रही है, उसके बारे में भी वो पुलिस लोग से कहता होगा. और उन्होंने कहा वो कानूनी व्यवस्था के मुताबिक कितना सही है, उनके खिलाफ मैं केस कोर्ट में दर्ज करने वाला हूं. नारायण राणे को अदालत से राहत तो मिल गई है,
लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो मोर्चा खोला है, नारायण राणे उसे आसानी से बंद नहीं करेंगे, वो करारा जवाब देंगे। अनिल परब का ये टेप उद्धव ठाकरे की सरकार की मुसीबत बन सकता है, क्योंकि अब बीजेपी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करेगी, और अगर सीबीआई जांच हुई तो अनिल परब का फोन जब्त होगा और ये पता लगाया जाएगा कि अनिल परब फोन पर किससे बात कर रहे थे, किसे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, किसके आदेश पर राणे को गिरफ्तार करने का निर्देश दे रहे थे। और अगर ये साबित हो गया कि अनिल परब ने महाड़ पुलिस को जल्दी से जल्दी नारायण राणे को अरेस्ट करने का आदेश दिया था, तो फिर बात उद्धव ठाकरे तक जाएगी और मुश्किल और बढ़ जाएगी। आज पंजाब के 4 मंत्रियों ने, यानी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट के 4 मेंबर्स ने देहरादून में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात की। इन 4 मंत्रियों के साथ कांग्रेस के 3 एमएलए भी थे। सबकी मांग है कि अब पंजाब में लीडरशिप को बदला जाए। हालांकि हरीश रावत ने इन नेताओं को समझा बुझाकर वापस भेज दिया और भरोसा दिलाया कि उनकी बात सोनिया गांधी तक पहुंचाएंगे। जरूरी हुआ तो सोनिया गांधी उनकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन फिलहाल लीडरशिप में बदलाव न संभव है न होगा। हरीश रावत ने कहा कि इलेक्शन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप में ही होगा। कुछ उनकी शिकायतें थी फंक्शनिंग को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन के, जिनमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी सम्मिलित है। कांग्रेस का कोई एमएलए यदि अपने को इनसिक्योर समझता है और समझता है कि प्रशासन उसको हराने की कोशिश कर सकता है या उसके खिलाफ काम कर सकता है, तो ये बहुत चिंताजनक है। और मैं चाहता हूँ कि इस बिंदु से सारे मामले, यदि किसी को किसी से कोई नाराजगी है तो नाराजगी कांग्रेस के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। हरीश रावत ने सिद्धू को सलाह दी कि वो अपने सलाहकारों पर कंट्रोल करें। पटियाला से कांग्रेस की एमपी परनीत कौर ने आज आरोप लगाया कि पंजाब में कांग्रेस के अंदर जो भी जंग चल रही है उसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू जिम्मेदार हैं। परनीत कौर ने कहा कि जब कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का फैसला किया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले का सम्मान किया। अब सिद्धू और उनके गुट के नेताओं को चाहिए कि वो भी मुख्यमंत्री का सम्मान करें। जो एडवाइजर हैं पता नहीं कहां से आए। कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं ये पार्टी के प्रधान हैं, तो पार्टी प्रति इनको ऐसे चुनने चाहिए जो पार्टी में से आए हैं। Of course he is. If they are his, he is the one who started. It's his advisors. I just said that the CM showed great maturity, great largeness of heart. Once the decision had been taken by the High Command, Sindhu was coming, CM said, yes, it's the Congress President's decision, I abide by it. So they should also fall into line. This is not a time to rake up all these things. You rake them up at the party platform and go ahead. We want a united Congress to fight the election. इस सारे झगड़े में सबसे इंटरेस्टिंग बात कही अमृतसर वेस्ट सीट से कांग्रेस के एमएलए राजकुमार विरको ने। राजकुमार विरको ने कहा कि जो हो रहा है ये सब नूरा कुश्ती है। कांग्रेस के नेता एक दूसरे से लड़कर इस बात की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि विरोधियों से कैसे लड़ना है। कोई अचानक नहीं हुआ यार, पहले भी ये लोग बेचारे खाने पे इकट्ठे हुए थे, फिर चाय पे इकट्ठे हुए थे। अपने लोग हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, बात करते रहते हैं। लेकिन ये मुझे बताओ, कोई बीजेपी जा रहा है, कोई अकाली दल में जा रहा है? हर 6 महीने अभी इलेक्शन को पड़े हुए हैं ना, तो रेसल कर रहे हैं ना, दुश्मन से कैसे लड़ना है। जब आपस में नहीं लड़ेंगे, रेसल नहीं करेंगे, ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तो कैसे हम ये चीजें करेंगे। तो ये सब रिहर्सल अपने ही घर में विस्फोटक रूप ले जाए। नहीं, तंदुरुस्त रहने के लिए ये सब चल रहा है और हेल्दी है सब, फिक्र मत करो। अगर ऐसी ही रिहर्सल चलती रही तो कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना मुश्किल होगा। हालांकि इस समय कांग्रेस सबसे मजबूत है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों के समर्थक एक दूसरे से जिस तरह टकरा रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उससे जाहिर है विरोधियों को ताकत मिलेगी। और अगर कांग्रेस कमजोर हुई तो उसकी वजह कांग्रेस की ये नूरा कुश्ती होगी। पूरे देश में कोरोना कंट्रोल में है।
लेकिन केरल में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। कोरोना के 2/3 2/3 केसेस अकेले केरल से सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में केरल में कोरोना के 31,445 नए केसेस सामने आए और 215 लोगों की मौत हुई। कल देश भर में कोरोना के 37,593 नए मामले आए थे। इनमें से 24,000 से ज्यादा केसेस अकेले केरल से थे। यानी देश भर में कुल मामलों में 64% 64% केसेस सिर्फ केरल से थे। और यह हाल तब है जब केरल की जनसंख्या देश की टोटल पॉपुलेशन की 3% भी नहीं है। जरा सोचिए, केरल की जनसंख्या देश की जनसंख्या की 3% से कम है और कोरोना के केसेस 70% से ज्यादा केरल से आ रहे हैं। कई लोग तर्क दे रहे हैं कि केरल में टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन यह तर्क ठीक नहीं है। मैं आपको केरल, दिल्ली और यूपी के आंकड़े दिखाऊंगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि केरल में हालात कितने खराब हैं। केरल की आबादी 3,58,00,000 है। 24 घंटे में यहां 1,56,273 टेस्ट हुए। 31,445 कोरोना पॉजिटिव मिले। 215 की मौत हुई। दिल्ली की आबादी केरल से थोड़ी कम है। 24 घंटे में दिल्ली में 73,511 टेस्ट हुए। 31 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 1 की मौत हुई। भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी की पॉपुलेशन 24 करोड़ है। यहां 1,87,218 टेस्ट हुए, यानी केरल से 20,000 ज्यादा टेस्ट, लेकिन कोरोना पॉजिटिव आए सिर्फ 22। 1 की भी मौत नहीं हुई। और ये सारे के सारे टेस्ट कंप्यूटराइज्ड हैं, डिजिटली ऑथोराइज्ड हैं। जो लोग ये दलील देते हैं कि केरल में ज्यादा टेस्टिंग होने की वजह से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, उनके तर्क में बिल्कुल दम नहीं है। केरल में कोरोना बेकाबू हो गया है और इसकी वजह से देश में कोरोना के केसेस का नंबर बढ़ता जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान के लिए बड़ा दिन है। आज भारत ने 60 करोड़ का नंबर पार कर लिया। यह बड़ी उपलब्धि है। दुनिया में आज सबसे ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हमारे मुल्क में हो रहा है। तो भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। अगर हमें देश को तीसरी लहर से बचाना है तो वैक्सीन लगवाना जरूरी है। लोगों को हॉस्पिटल से दूर रखना है तो वैक्सीन लगवाना जरूरी है। और आज से इंडिया टीवी पर हम एक बार फिर लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक करने का अभियान शुरू करेंगे। मेरे दोस्त शरद चौधरी और सतीश कौशिक ने विकास मालू के साथ मिलकर एक बड़ा अच्छा म्यूजिकल वीडियो बनाया है। आज इंडिया टीवी पर मैं इस वीडियो को लॉन्च कर रहा हूं। यह वीडियो गांव देहात के लोगों में खास तौर पर वैक्सीन के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करेगा। अरे ओ ताऊ ओ बाऊ, अरे वैक्सीन लगवाओ, पीछे मुश्किल होएगी। वैक्सीन लगवा ले वरना ताई रोएगी। वैक्सीन लगवा ले। ओ चाचा, ओ काका, ओ चाचा, ओ काका, न डालो पे टाका, पीछे मुश्किल होएगी। वैक्सीन लगवा ले वरना काकी रोएगी। वैक्सीन लगवा ले। अरे हाथ जोड़ के बिनती है रे, खोल अकल के ताले। वैक्सीन लगवा ले भैया, वैक्सीन लगवा ले। वैक्सीन लगवा ले भाभी, वैक्सीन लगवा ले। वैक्सीन लगवा ले भैया, वैक्सीन लगवा ले। अरे ओ मामा चलो ना, वैक्सीन लगी मिली, चलो वैक्सीन लगा चलो। अरे भय किसे डरना नहीं यार। एक महामारी है जिसका नाम है भाई कोरोना, वैक्सीन ही हल है इसका, ना कोई जादू टोना। एक महामारी है जिसका नाम है भाई कोरोना, वैक्सीन ही हल है इसका, ना कोई जादू टोना। अरे मंत्र शंतर धागे गंडे से ये ठीक ना होना, वैक्सीन लगवा के सबके चैन से घर में सोना। वैक्सीन लगवा ले एहसान होवेगा, नहीं तो गाँव तेरे खातिर परेशान होवेगा। तू वहम के पर्दे हटा ले और अपनी जान बचा ले। वैक्सीन लगवा ले।
ये वीडियो आप मेरे और इंडिया टीवी के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट जैसे सारे प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। मेरी आपसे अपील है, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वैक्सीनेशन हमारा सुरक्षा कवच है, ये लोगों को बताएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।